बैक टू द चैनल। सो आज हम सेमेस्टर सेकंड बीसीए का ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक सब्जेक्ट है। इसको हम आज से शुरू कर रहे हैं और इसमें यूनिट 6 तक ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है, जिसकी मैं रोड मैप में अच्छे तरीके से बात कर चुकी हूँ। सो हम हर एक यूनिट को पूरे शुरू से लेके आखिरी तक सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। आज हम शुरू करने वाले हैं यूनिट 1 ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ओबी। हम इसको 2 पार्ट्स में कंप्लीट कर लेंगे, वो भी बिना किसी टॉपिक को छोड़े। सो चलिए आज बिना किसी देरी के हम हमारे पार्ट 1 को शुरू करते हैं। ओके, सो व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर? It is a process of organization in which people from different castes, religion, races, or nationality comes together in order to achieve the common goal of the organization. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने सेमेस्टर 1 के अंदर हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था, वहाँ भी हमने ये बात करी थी। सिमिलरली यहाँ पे भी ये चीज़ है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को स्टडी करेंगे कि किस तरीके से वहाँ पे काम होते हैं, किस तरीके से चीज़ें मैनेज होती हैं, किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन रन करता है। ये सारी बातें हमारे सब्जेक्ट के अंदर होंगी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप अपनी डिग्री को कंप्लीट करने के बाद कंपनीज में जाएंगे जॉब के लिए, ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे जॉब्स के लिए, या फिर आप खुद एंटरप्रेन्योर बन के अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन चलाएंगे। तो वहाँ पे क्या बिहेवियर होता है, कैसे सारी चीज़ें होती हैं, ये आपका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ये जो सब्जेक्ट है, ये कोर्स है, ये हमारे डिग्री में, हमारे प्रोग्राम में इसको इंट्रोड्यूस करा गया है। तो चलिए डेफिनेशन को देखते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर डिफरेंट कास्ट के लोग, डिफरेंट नेशनैलिटी के लोग, रेसेस रेसेस गोरा, सफ़ेद, काला, जो भी आप जिनको कह सकते हैं, ये सारी चीज़ें, डिफरेंट रिलीजन्स, ये सारे लोग अलग अलग भांति भांति के प्रकार के लोग आके एक ऑर्गेनाइजेशन में जब मिलते हैं, एंड वहां पर उनका सिर्फ एक कॉमन गोल होता है। और जो गोल क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, उनको एक ही उनका गोल होता है कि हमें जिस तरीके से कैसे ना कैसे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको फुलफिल करना है, उसको अचीव करना है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि थोरोली चलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट कास्ट, रिलीजन, परसेप्शन, वैल्यू सिस्टम एक्सेट्रा, जो मैंने ऊपर बात करी कि सबकी अलग अलग धारणाएं हैं, सबके अलग अलग थॉट्स हैं, अलग अलग क्रिएटिव माइंड्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं उनके। तो इन सब के साथ कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन रन करता है वो हम अभी पढ़ेंगे। एंड व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर? सो दिस इज अ प्रॉपर डेफिनेशन विच यू कैन राइट। सो अब हमें पढ़ना है स्टडी द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ ओबी, कि फंडामेंटल कंसेप्ट क्या है। सो सबसे पहले स्टडी ऑफ ग्रुप एंड एन इंडिविजुअल टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। हम चाहते हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, हमारी जो कॉस्ट है वो डिक्रीज हो। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो ग्रुप्स हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, हम उनको समझें, उनको स्टडी करें, उनके बिहेवियर को स्टडी करें, तब जाके हम अपनी चीज़ों को सुचारू रूप से चला सकते हैं। सेकेंड वन इज डायरेक्टली कंसर्न विद द अंडरस्टैंडिंग, प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। हम इसमें पूरे अच्छे तरीके से बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोगों को समझ सकते हैं, जो भी आपका ह्यूमन रिसोर्स है, आपकी कंपनी का, आपके ऑर्गेनाइजेशन का, उनको समझना, उनको कंट्रोल करना, उनके प्रिडिक्शंस को समझना, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू अ ह्यूमन, वो हम सब यहाँ पर पढ़ेंगे। सो इट इज ऑल अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर, द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। आई होप इट इज क्लियर। सो देखिए सिमिलरली यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है फीचर्स ऑफ ओबी के अंदर कि वी हैव टू स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर एंड वी विल गेट ऑल द नॉलेज अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर। सो दीज आर दी फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। इसके बाद हमें देखने को मिलेगा मॉडल्स ऑफ ओबी। देखिए 4 तरीके के मॉडल्स हैं जो हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर पढ़ेंगे: ऑटोक्रेटिक, कस्टोडियल, सपोर्टिव एंड कॉलेजियल। इन सबको डिटेल में एक एक स्लाइड में हम कवर करेंगे, लेकिन ये 4 मॉडल्स हैं जो कि मेन है, जो कि आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से हमें करना है। व्हाट इज ऑटोक्रेटिक मॉडल? द वेरी फर्स्ट वन, it gives the owners and managers power to dictate and form decisions while making employees obey their orders। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे डिक्टेटरशिप है, लाइक जो भी आपका मैनेजर है, जो भी आपका सीईओ है, जो भी आपका मैनेजर है, ये इन्होंने जो डिसाइड कर लिया वही आपको फॉलो करना है। आपके खुद के क्रिएटिव आइडियाज़, आपकी इनोवेटिव आइडियाज़, आपकी इनिशिएटिव, उसको कोई वैल्यू नहीं करा जाएगा। ना ही अगर वो कोई डिसीजन ले रहे हैं तो आपकी राय, आपकी एडवाइस, आपके साथ डिस्कशन, वो बिल्कुल भी नहीं होगा। जो वो डिसाइड करेंगे वो आपको आंखें बंद करके सिर्फ फॉलो करना है, बिना
उसके ऊपर आवाज उठाए बिना अपनी राय दिए कुछ भी नहीं करना, जो वो कह दिया आपको बस उसको फॉलो करना है, दैट इज ऑटोक्रेटिक. इट्स ऑल अबाउट अ डिक्टेटरशिप. लाइक जो हो गया वो करना है. The whole process is formalized with the managers and authority power has the right to give command to the people. वो आपको command करेंगे and you have to do. You do this or else is a general dictatorship command. या तो आप इसको कीजिए या क्या है, या तो आपको निकाल दिया जाएगा या फिर आपको कोई पनिशमेंट, तो स्कूल तो है नहीं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपके साथ कुछ भी अलग कर सकते हैं अपनी बात मनवाने के लिए. लाइक आपकी, अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको टीम से निकाल दिया जाएगा, अगर आप नहीं करोगे तो आपका प्रमोशन नहीं होगा. ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो ऑर्गेनाइजेशन में चलती हैं. सो एट द एंड ऑफ द डे आपको यही करना है कि जो आपके पास ऑर्डर आ रहे हैं यू हैव टू फॉलो दैम ब्लाइंडली. देन next one is custodial. Now the time came when managers began to think the security of the employees is imperative. It could be either social as well as economic security. अब ऐसा टाइम आ गया था कि मैनेजर्स को लग रहा था कि सिक्योरिटी जो है एम्प्लॉयज की, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट कैन बी सोशल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी. सो नाउ मैनेजर्स हैव बिगिन टू स्टडी अबाउट देयर एम्प्लॉयज नीड. सो वो धीरे धीरे समझने लगे कि इनकी ज़रूरत क्या है. What are the needs of your employees? They found out that though in the autocratic setup employees does not talk back yet, they have many things to say. Incapability to speak result in frustrations, insecurity and aggressive behavior. So उन्होंने क्या पता लगाया, केसेस देखो, ये स्टडी तो कर रहे हैं वो ह्यूमन बिहेवियर को. सो स्टडी करके क्या पता लगा कि हम उनको बोलने नहीं दे रहे, उनके आइडियाज को एंटरटेन नहीं कर रहे, हम उनसे कोई डिस्कशन ही नहीं कर रहे, तो वो उनके अंदर वो जो चीज़ है वो फ्रस्ट्रेशन है, वो एग्रेशन के अंदर बदल रहा है, इनसिक्योरिटीज के अंदर बदल रहा है. सो ये रिजल्ट है उस ऑटोक्रेटिक मॉडल का. सो दैट इज समथिंग जो कि वो सोच रही हैं, जो समझ रही हैं उनके बिहेवियर से, कितना गुस्सा उनके अंदर भरा हुआ है कि भाई हम तो कुछ कहते नहीं और जो वो कहते हैं हमें सिर्फ वही करना पड़ता है. तो इसलिए उनके अंदर क्या है, एक एग्रेशन है टुवर्ड्स देयर बॉस कि ये बोलता है, ये गलत करता है और हमें करना पड़ता है. तो एक वो एग्रेशन है, एक काइंडनेस नहीं है, लॉयल्टी भी नहीं होगी क्योंकि आप परेशान हैं, आप तंग आ चुके हैं अपने बॉस से उनकी बात मान मान के. सो कस्टोडियल के अंदर क्या है कि ये सब कुछ बेसिकली सिक्योरिटी पे है कि हमें सिक्योरिटी सेफ्टी प्रोवाइड करनी है टू आवर एम्प्लॉयज. सो ये यहाँ पे कस्टोडियल के अंदर बात करी जा रही है. सो हियर वी आर हैविंग सपोर्टिव मॉडल. Unlike the two previous approaches, the supportive model emphasizes on motivated and aspiring leader. यहाँ पर बाकियों की तरह नहीं, यहाँ पर हम किस पे फोकस कर रहे हैं, मोटिवेटेड और एस्पायरिंग लीडर्स, जो कि हमारे बाकी एम्प्लॉयज़ के लिए काफ़ी अच्छे साबित होंगे. यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है कंट्रोल करने के लिए कि आप अपनी हुकूमत चलाएं, उन पे डिक्टेटरशिप करें. यहाँ पे सिंपल ये चीज़ है. और एग्जैक्टली यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि यहाँ पे इंसेंटिव्स और रिवॉर्ड स्कीम्स भी नहीं है, जैसे कि हमने कस्टोडियल में पढ़ा. यहाँ पे सिर्फ इतना है कि जो आपके मोटिवेटेड लीडर्स हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेंगे, अपने स्टाफ को मोटिवेट करेंगे थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मैनेजर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप. अच्छा रिलेशनशिप स्थापित करके उनके बीच में एक फ्रेंडली नेचर भी हो और एक फॉर्मल भी हो, जिससे कि उनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन है वो काफ़ी ईजी हो, काफ़ी स्मूथ हो. एंड द ट्रीटमेंट दैट इज गिवन टू एम्प्लॉयज ऑन डेली बेसिस, उस पर हम काम करेंगे. स्टेटस रिकॉग्निशन एंड फोकस अराउंड एस्पायरिंग लीडरशिप, हम लीडरशिप पे यहाँ पे फोकस करेंगे, उनके स्टेटस रिकॉग्निशन इन सब के बारे में. सो दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस अप्रोचेस. एंड द लास्ट वन इज कॉलेजियल मॉडल. देखिए, कॉलेजियल से आपको कॉलेज समझ आ रहा होगा. कॉलेज में हम जब भी कोई काम करते हैं तो एक टीम वर्क होता है, वहाँ पे कोई बॉस नहीं है, कोई सबॉर्डिनेट नहीं है, सब कुछ मिलके काम होता है. सिमिलरली इस स्कीम के अंदर क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज डेवलप्ड इन अ वे दैट देयर इज नो बॉस, नो सबॉर्डिनेट्स, बट आर कलीग्स हु हैव टू वर्क एज अ टीम. हमें टीम की तरह काम करना है, दैट्स वाई इसका नाम कॉलेजियल है. तो आप इसे कॉलेज के तरीके से समझ सकते हैं. And each one of the employees has to participate and work in coordination with each other to achieve the target rate. No one is subordinate, no one is superior. मिलके काम करना है और हमारे गोल को अचीव करना है. No one is worried about his status or a job title. Supportive की तरह यहाँ पे कुछ नहीं कि आपको status चाहिए, recognition चाहिए, nothing is there. सिर्फ आपको टीम के साथ मिलकर काम करना है. तो ये 4 मॉडल हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के. हर एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स को फॉलो करा जाता है या फिर कभी कभार कॉम्बिनेशन भी आपको देखने को मिलता है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. इस पार्ट में हम इतना ही करेंगे मॉडल तक कवर. नेक्स्ट पार्ट में हम इस यूनिट को ही कंप्लीट कर लेंगे. बहुत छोटी सी यूनिट है ये, तो इतनी कोई घबराने वाली बात नहीं है. आप साथ करेंगे तो आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा जल्द से जल्द. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें. मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में.